इससे पहले अपन 4 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं, ये अपना 5वां मॉडल पेपर है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अपन, इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक होती है? गाय के दूध में, भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में, ऊँटनी के दूध में। किसी भी प्रश्न को रटना नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से चारों ऑप्शन पे भी ध्यान देना है और आपको आराम से पेपर करना है, कोई सा प्रश्न गलत नहीं होगा। इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक होती है? गाय, भैंस, भेड़ और ऊँटनी। तो ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद रखना। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है और ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज जो इंसिपिडस बीमारी होती है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ऊँटनी का दूध बहुत लाभकारी है। जैसे टीबी के उपचार के अंदर नॉर्मल बकरी का दूध सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वैसे आपको ऊँटनी का दूध इसके अंदर आ जाएगा। अगला देखिए, दुग्धशाला में सफाई के काम आने वाले अम्लीय धावक कौन कौन से? साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और उपरोक्त सभी। तो दुग्धशाला में जो काम आते हैं उनमें सबसे ज्यादा तीनों ही आते हैं, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल। तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, कौन से धावक बर्तनों पर मिल्क स्टोन नहीं बनने देते हैं? यानी मिल्क स्टोन बन जाती है तो उसके लिए कौन सा धावक उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय धावक। सबसे ज्यादा बर्तनों की सफाई में क्षारीय धावकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिल्क स्टोन को हटाने के लिए अम्लीय धावकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण कौन सा है? दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम जो उदाहरण है वो है आनंद गुजरात। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965, आनंद गुजरात, ये दुग्ध सहकारिता का सबसे फेमस उदाहरण है। स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? तो स्तन ग्रंथियां सुडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। याद रखना, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति एपिडर्म से हुई है और ये सुडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। अगला, दूध स्त्राव यानी मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है, जबकि मिल्क लेट डाउन, मिल्क यानी दूध, लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे, उसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है, जो कि 5 से 7 मिनट तक काम करता है। इसीलिए दूध निकालने की जो संपूर्ण क्रिया है वो 5 से 7 मिनट में पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आ जाता है कि दुग्ध निकालने की क्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए, 5 और 7 दोनों ऑप्शन में हो, तो फिर आपको 5 बिल्कुल राइट करना है। दूध का दही बनाने हेतु जामन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? जामन यानी स्टार्टर की कितनी? तो 1 से 3%, गर्मियों में 1% और सर्दियों में 3% काम में लेते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए आप, ये देखिए 8वां प्रश्न मिलान वाला है। देखिए, मिलान वाले प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले डबल टोन्ड, तो डबल टोन्ड दूध के अंदर 1.5% वसा होती है, यानी पहले के अंदर हो जाएगा डी। टोन्ड दूध में वसा होती है 3%, तो यानी दूसरे के अंदर हो जाएगा बी। मानवीकृत दूध, वह दूध जिसकी भौतिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, यानी उसके अंदर हो जाएगा 4.5, तो तीसरे में हो जाएगा ए। सेपरेटा दूध में 0.5, यानी चौथे में हो गया सी। डी, बी, ए, सी। तो देखिए, ये डी, बी, ए, सी, यानी सी वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी, बी, ए, सी हो जाएगा। अगला देखिए, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? बकरी, भेड़, गाय और भैंस। देखिए, ये डेयरी के इस जो मॉडल पेपर है इसमें मैंने डेयरी के ज्यादा प्रश्न जोड़े, क्योंकि पुराने एग्जामों में जैसे 2-4 यूनिवर्सिटियों के पेपर होते हैं उनमें भी डेयरी के ज्यादा प्रश्न आए थे, इसीलिए इस मॉडल पेपर में ज्यादा प्रश्न डेयरी के रखे गए हैं। किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो आंसर भैंस आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, भैंस को टिक लगाने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि भैंस के अंदर सबसे ज्यादा वसा होती है, 11 से 13% बदाऊरी इसी की नस्ल है, यानी भैंसों में ही है। अगर आपसे एवरेज भैंस का एवरेज पूछते कि एवरेज सबसे ज्यादा वसा किस पशु के दूध में होती है, तो फिर भेड़ आएगा, क्योंकि भेड़ में 7.90% होती है, जबकि भैंस में जो औसतन वसा होती है वो 7.39% होती है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछते हैं कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो 11 से 13 अपने पास इसका प्रूफ है। 11 जब अपन 12th डेयरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं 12th क्लास में एग्रीकल्चर की, तो अपन को सब समझ आ जाएगा कि वाकई कौन सा वाला उसका उत्तर होगा। तो इसके अंदर भेड़ बिल्कुल राइट, ये भैंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। एवरेज पूछेगा तो भेड़ आपको लगाना है।
अगला, किस क्रिया के द्वारा वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है? तो समांगीकरण एक क्रिया होती है जिसके द्वारा दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है। लैक्टोमीटर यंत्र में रीडिंग अंकित होती है, तो 0 से 40 तक उसके अंदर अंकित होती है। सामान्य दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो जो सामान्य दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा होती है 4.5। गाय का दूध है तो 4.96%, भैंस का है तो 5.48%, सबसे मीठा दूध किसका है ओवरऑल? तो मानव का 6.98% होती है उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा। तो ये चीज आपको याद, दही में पूछे तो 4.5 से लेकर 4.7% होता है। घी बनाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? तो घी बनाने के लिए 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो लैक्टोज है, और लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, तो यानी कि वो डाइसैकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। जिस कार्बोहाइड्रेट्स में एक अणु पाया जाता है वो मोनोसैकेराइड होता है, और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के 2 अणु है वो डाइसैकेराइड कहलाता है। तो इसके अंदर 2 है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो 2 हो गया लैक्टोज। घी में पाया जाने वाला वसीय अम्ल कौन सा है? तो घी में पाया जाने वाला वसीय अम्ल वो ट्राइग्लिसराइड है। कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड। घी में पाया जाने वाला वसीय अम्ल कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड है। उसके बाद गाय भैंस भेड़ बकरी का स्थायी दंत सूत्र बताना है आपको। तो गाय भैंस भेड़ बकरी का जो स्थायी दंत सूत्र है, तो ये अपने पास 4 ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखिए 4 कौन कौन से ऑप्शन में है? 0030 40 30, वो आपसे स्थायी पूछ रहा है। 0030 40 33, 0033 40 33, तो ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि स्थायी दांतों की जो संख्या होती है तो उसके अंदर देखो इंसाइजर दांत तो रुगंती पशुओं में होता ही नहीं है, केनाइन होगा ही नहीं, लेकिन प्रीमोलर और मोलर दोनों ऊपर आ जाएंगे स्थायी के अंदर। अस्थायी के अंदर ये नहीं आते हैं। जैसे एक चीज आप समझना, यहां पे अगर ये वाला अस्थायी का फॉर्मूला होता तो इसके अंदर यहां पे भी क्या आता? 0 आता, यहां पे 3 आता। नॉर्मल 0030 40 30 होता है, लेकिन जैसे ही ये वाला आ गया यहां तक तो बिल्कुल सेम होता, लेकिन ये वाली कंडीशन कब आती? क्योंकि मोलर दांत जन्म से ही कैसे आते हैं? स्थायी आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 0030 आते तो बात चल जाती, 0033 आए तो देखो इसके अंदर 0 0 30 और 40 30, ये तो होता है अस्थायी का। और स्थायी में जब अपन जाएंगे तो आपको पता है कि तीनों दांत तो वापस टूटेंगे, दूध वाले आएंगे, फिर वापस पूरे आ जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो मोलर दांत आएगा वो जन्म से ही कौन सा आएगा? स्थायी आएगा। तो यानी कि इसके अंदर ये 3 हो जाएगा और ये 3, तो देखो 0 0 33 और 40 33, तो ये वाला आ गया। तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंसाइजर दांत ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, इस चीज का भी आपको याद रखना है। रुमंती पशुओं में इंसाइजर जो दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े में के अंदर अनुपस्थित होते हैं। उनके स्थान पर एक मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है, जिसे अपन डेंटल पेड़ के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, घी की उपस्थिति आंतों में किस विटामिन का निर्माण करती है? तो घी की उपस्थिति आंतों में विटामिन बी का निर्माण करती है। बछड़े व बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं साधारण नमक काम में लेते हैं, फिटकरी काम में लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं, मीठा सोडा लेते हैं। तो कास्टिक सोडा लेते हैं, क्योंकि कास्टिक सोडा सोडियम NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको कास्टिक सोडा बोला। और पशुशाला में तो मुख्यतः अगर NaOH का प्रयोग किया जाता है तो सींग रोधन के लिए ही किया जाता है। सींग रोधन यानी कि डिबडिंग के लिए किया जाता है। निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित विकार हो जाते हैं? तो टोकोफिरोल, विटामिन ई की कमी से भी एनिस्ट्रस आ जाता है, इसलिए इसे प्रजनन संबंधित विटामिन भी कहा जाता है। देखिए, गाय भैंस भेड़ बकरी का अस्थायी दंत सूत्र, जैसा कि अपन ने पहले ऊपर पढ़ा था, तो वो अपन यहां पे अगला देखते हैं। इसका स्थायी दंत सूत्र कौन सा होगा? तो स्थायी दंत सूत्र देखिए, ये अपने पास ऑप्शन में होंगे 0030 40 30, 0030 40 33, 0033 40 33, 40 30 40 33। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपसे वो पूछ रहा है गाय भैंस भेड़ बकरी, यानी जुगाली करने वाले पशुओं का पूछना है। तो आप सबसे पहले देखिए, इंसाइजर दांत, ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो यही गलत हो गया, यहां पे ऊपर आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि लास्ट में जो दांत आ रहे हैं, ये तीनों जो दांत आ रहे हैं, तो अस्थायी जो दंत सूत्र है किसी भी पशु का हो, उसके अंदर मोलर दांत, आपने खुद ने कहा कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं।
इंसाइजर, केनाइन और मोलर, प्रीमोलर जो दांत होते हैं पहले आते हैं, टूट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन मोलर दांत जन्म से स्थायी आता है। तो अब देखिए इसके अंदर 0 0 33 और 40 33 आ रहा है, तो इसमें पीछे आ गया, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि अस्थायी में तो आ ही नहीं सकता था। अब बचे अपने पास एक तो ये बचा और एक बचा ये, तो इसके अंदर भी देखो ये आ गया, आया या नहीं आया, तो इसके अंदर अपना इस उत्तर में से तो कौन सा राइट हो जाएगा, 0 0 30 40 30। अगर ये परमानेंट वाला होता तो यहाँ पे भी आ जाता 3, क्योंकि मोलर दांत सबके बाद में आता है। अब आपसे कभी पूछ ले कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या बताइए, तो बताएंगे ना, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 को गुणा करो 2 से, कितने हो गए 20। यहां देखिए ये स्थायी वाला फॉर्मूला है, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए 32। तो रुमंती पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 32। तो ये अपना 5वां मॉडल पेपर था जिसके बारे में अपन ने प्रश्नों को सोल्व किया। अगली क्लास में अपन 6ठा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। धन्यवाद।